अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम सर। आज से हम जो है अपना वीक नंबर सेकंड का एजेंडा स्टार्ट करेंगे। और वीक सेकंड के एजेंडा से पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीक में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं उनको कवर अप कर लिया था। लास्ट वीक में हमने स्टार्ट किया था सिग्नल की डेफिनेशन से। सिग्नल को डिफाइन करने के बाद हमने उसकी कुछ क्लासिफिकेशंस को देखा था कि अगर हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर सिग्नल को क्लासिफाई करना हो, एक हमने कॉन्टिन्यूस का नाम दिया था, एक हमने डिस्क्रीट का नाम दिया था। देन हमने उनको डिफाइन किया था और दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टिंग्विश किया था कि कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स कौन से होते हैं और उनकी रियल लाइफ एग्जांपल्स कौन सी हो सकती हैं, और जो डिस्क्रीट सिग्नल्स हैं उनकी एग्जांपल्स कौन सी हो सकती हैं। देन सिस्टम की एक ब्लॉक डायग्राम देखी थी कि हम अगर कैसे इनपुट प्रोवाइड करेंगे, सिस्टम कैसे इसको प्रोसेस करेगा और देन कैसे हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल्स था, और इसके अंदर हमने डिफरेंट मेथड्स देखे थे कि अगर हमने सिग्नल को टाइम शिफ्ट करना है तो उसका मेथड क्या होगा, और लेफ़्ट शिफ्टिंग कैसे होती है और राइट शिफ्टिंग कैसे होती है, टाइम शिफ्टिंग जो है। और देन सिग्नल की जो टाइम स्केलिंग है उसको हम कैसे प्रोसेस करेंगे, और देन टाइम रिवर्सल को कैसे प्रोसेस करेंगे। और अगर ये तीनों जो टेक्निक्स हैं ये आपको एक ही सिग्नल के ऊपर अप्लाई करनी है तो उसके लिए फिर कौन सा जो है आप ऑर्डर यूज़ करोगे। आपको पहले शिफ्ट करना है, देन आपको जो है वो ट्रांसफर स्केल करना है, देन आपको रिवर्स करना है। और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की आप लोगों ने प्रैक्टिस की है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने इवन एंड ऑड सिग्नल्स को क्लासीफाई किया था और उनके दरमियान में डिफरेंस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया था कि इवन सिग्नल्स कौन से होते हैं, ऑड सिग्नल्स कौन से होते हैं। और देन अगर हमने किसी भी सिग्नल को, प्रोवाइडेड सिग्नल को इवन या ऑड कंपोनेंट के अंदर सेपरेट करना है तो उसके लिए फिर हमने इक्वेशंस को डिराइव किया था और उन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने एक एग्जांपल को सॉल्व किया था। और वो एग्जांपल मैंने आपको एज अ होमवर्क भी दी थी कि आपने इसको प्रैक्टिस भी करना है। और लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे थे वो था एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स का। एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स में हमने तीन कैटेगरीज डिफाइन करनी है। एक कैटेगरी में हमने रियल वैल्यूज़ लेनी है और रियल वैल्यूज से हमने जो है वो दो ग्राफ्स देखे थे। एक ग्राफ में आपको एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो है वो ग्रोइंग नज़र आ रहा था और एक ग्राफ के अंदर वो डिकेइंग नज़र आ रहा था। डिपेंड्स कि आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो दोनों रियल हैं और वो क्या हैं, वो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं या वो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। इसी एक्सपोनेंशियल सिग्नल के टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले बात किया कि हम इस टॉपिक को तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने जो सिग्नल डिफाइन किया था, लेट्स सपोज कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक सिग्नल है, उसको हम नाम देते हैं टी, और एक्स ऑफ टी की जो वैल्यूज़ हैं वो किसी कांस्टेंट सी के ऊपर डिपेंड कर रही हैं और देन एक्सपोनेंशियल ऑफ सम ए के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। अब पहली कैटेगरी ये थी कि हमने इन दोनों कांस्टेंट्स को रियल वैल्यूज़ कहा था कि सी की जो वैल्यू होगी वो किसी रियल कांस्टेंट से आ रही होगी और ए की जो वैल्यू होगी वो भी किसी रियल वैल्यू से आ रही होगी। तो अगर ये दोनों वैल्यूज़ रियल हैं तो ग्राफ्स जो थे वो हमारे कुछ इस फॉर्म के जनरेट हो रहे थे। एक जो था वो आपका एक्सपोनेंशियल डिके कर रहा था और एक जो था वो आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा था। नंबर टू, आज हम जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं जिससे हम कंटिन्यू करेंगे उसमें हम एज्यूम करेंगे कि ये दोनों वैल्यूज़ या जो ए की वैल्यू है वो प्योर इमेजिनरी है। और वी नो कि अगर हमारे पास किसी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिफाइन किया जाए, लेट्स सपोज कि z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसको हम दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। नंबर वन इज़ द रियल पार्ट ऑफ दैट सिग्नल और इक्वेशन, एंड नंबर टू इज़ द इमेजिनरी पार्ट जिसको इस बुक से वो जे से डिनोट करता है, आयोटा। इसको आप मैथ की बुक में आयोटा से पढ़ते हो। सो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। अब सेकंड कैटेगरी ये है कि ये दोनों जो नंबर्स होंगे ये प्योर इमेजिनरी हैं। दैट मीन्स कि हम जस्ट बी की बात करेंगे। ए की बात हम कर चुके हैं जो कि रियल नंबर था। नेक्स्ट जो हमारा अब टॉपिक है दैट इज प्योर इमेजिनरी। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। लेट अस अज्यूम कि हम जो अब सेकंड क्लास को डिस्कस कर रहे हैं, अभी जो हम बेस बनाई है हमने, और हम ज्यूम कर रहे हैं कि जो आपकी इमेजिनरी वैल्यू है ए की, एक्सपोनेंट जो आपका पावर है वो प्योर इमेजिनरी है। तो अगर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो प्योर इमेजिनरी है तो आपकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म की बन जाएगी। लेट्स सपोज
कि एक्सपोनेंशियल ऑफ x of t is equals to exponential of j ओमेगा नॉट t। अब इसमें a की वैल्यू क्या होगी, इसमें a की वैल्यू होगी j ओमेगा नॉट, और ये वैल्यू आपकी प्योर इमेजिनरी है बिकॉज इसमें कोई रियल कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं है। अगर मेरा x ऑफ t कुछ इस फॉर्म का हो जाए और हमें ये भी पता है कि पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस बाय द वे क्या होते हैं, अगर थोड़ा सा हम रिकॉल करें कि पीरियोडिक फंक्शंस की डेफिनेशन क्या थी। सर प्रॉपर इंटरवल के बाद सेम वैल्यू दे रहे हो, प्रॉपर इंटरवल के बाद वो सेम वैल्यू देंगे, और इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे फंक्शंस जो एक टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करें, रेपिटेटिव फंक्शंस या रेपिटेटिव सिग्नल्स, और वो किस टाइम के बाद रिपीट करेंगे, उस टाइम को हमने कहा था कि वो टाइम होगा आपका टी, जिसको हमने नाम दिया था टाइम पीरियड का। हमने डिफाइन किया था कि कोई भी सिग्नल x ऑफ t अगर किसी एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद इटसेल्फ रिपीट हो रहा है तो वो फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन हो सकता है। लेट्स से कि हमने जो इक्वेशन नंबर 1 में एक वैल्यू डिफाइन की है कि एक्सपोनेंट की पावर जो है वो इमेजिनरी है। अब इसके अंदर हम एक चेंजिंग करते हैं। लेट्स से कि आपका जो x ऑफ t है उसके अंदर हम एक शिफ्ट देते हैं j ओमेगा नॉट, और t की वैल्यू को हम t प्लस t से रिप्लेस कर देते हैं। अब हम चेक ये करना चाहते हैं क्या यह सिग्नल पीरियोडिक है, बिकॉज अगर हम इसमें t का शिफ्ट देंगे सिग्नल वापस x ऑफ t हमें वापस मिलना चाहिए बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस। अब ऑब्वियसली हम इसको सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। दिस कैन बी रिटन एज j ओमेगा नॉट t, एक टाइम वो t से मल्टीप्लाई हो रहा है, और देन डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ j ओमेगा नॉट, और ये कैपिटल T के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर आपको मिडिल में कोई क्वेश्चन या कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे वहां पे स्टॉप कर सकते हो। अब हमारे कंसर्निंग जो पॉइंट है वो ये वाला सेकंड बुलेट है, जो सेकंड पैरामीटर है आपकी इक्वेशन का, ये हमारे कंसर्न में है बिकॉज सिग्नल जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि वो अप्रॉक्सीमेटली दूसरे के इक्वल हो जाएगा, लेकिन उसका एक कंपोनेंट साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। लेट्स से कि ये एक्सपोनेंशियल ऑफ j ओमेगा नॉट t जो है, इसको ज़रा अगर एक्सपेंड कर लें, और ओमेगा नॉट की वैल्यू को हम जानते हैं कि ओमेगा नॉट इज नथिंग बट अ फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड, बिकॉज हमें पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन होता है। ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, और वी कैन राइट ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, अब इस जो इक्वेशन है इसको हम फाइनल इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। लेट्स सी क्या रिजल्ट क्या आता है। एक्सपोनेंशियल ऑफ j 2 पाई डिवाइडेड बाय t डॉट t इटसेल्फ, जो इक्वेशन के अंदर आ रहा था, ये वाला t इस t के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो रिमेनिंग हमारे पास फैक्टर बचेगा दैट विल बी j इंटू 2 पाई। ठीक है, यहाँ तक किसी को इशू तो नहीं है कोई? नो सर। अब एक्सपोनेंशियल ऑफ j 2 पाई को हम एक्सपेंड कर सकते हैं यूजिंग आइलर्स आइडेंटिटी। अब ये कैसे एक्सपेंड हो सकता है? इट कैन बी रिटन एज cos ऑफ 2 पाई प्लस योर इमेजिनरी पार्ट साइन ऑफ 2 पाई। cos ऑफ 2 पाई की वैल्यू क्या होगी? 1, बिकॉज cos 0 पे 1 होता है और cos 360 के ऊपर भी 1 होगा। 2 पाई मीन 316 डिग्रीज, प्लस साइन 2 पाई क्या होगा? 0। Sin 2 pi will be 0. So the answer of this whole equation is actually 1. Exponential of j omega naught t is equals to 1.
सो अगर मैं इस ब्लैक वाली कैलकुलेशंस की जो फाइनल वैल्यू है वो हम फाइनल इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, सो यू विल गेट एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा नॉट इंटू टी डॉट 1, and this can also be written as exponential of j omega naught t. So equation number 2 और ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1. सो इन दोनों केसेस के अंदर हमें जो है वो अपना ओरिजिनल सिग्नल x ऑफ t मिल गया है. अगर हम उसमें एक टाइम इंटरवल का शिफ्ट देते हैं, या पॉजिटिव शिफ्ट दे दो या आप नेगेटिव शिफ्ट दे दो, दोनों केसेस में आपका रिजल्ट सेम ही आएंगे. सो कैन आई से कि दिस सिग्नल इज अ पीरियोडिक सिग्नल? यस सर. ठीक है. अब इस पूरी Yes, कैलकुलेशंस को जो है हम अब एनालाइज करते हैं अपने स्लाइड्स के ऊपर. हमने अज्यूम किया था कि हमारा एक सिग्नल होगा जो कि एक ए पार्ट इसका प्योर इमेजिनरी है, तो सिग्नल कैन बी रिटन लाइक दिस, एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा नॉट टी. और उसके बाद हमने पीरियोडिक सिग्नल की एक प्रॉपर्टी को जो है वो उसके अंदर अप्लाई किया है कि अगर मैं टी के अंदर एक टाइम पीरियड का शिफ्ट दूं तो मुझे ओरिजिनल सिग्नल वापस मिलना चाहिए. अब ये सारी कैलकुलेशंस हम कर चुके हैं और एट द एंड हमें जो टाइम पीरियड और इक्वेशन मिली है जिसको अब आपने अपने फिंगर टिप्स पे रखना है वो ये है कि किसी भी सिग्नल को पीरियोडिक कहने के लिए उसकी इस कंडीशन का होना कंपलसरी है. एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा नॉट इनटू टाइम पीरियड शुड बी इक्वल्स टू 1. देन वी कैन से द ओरिजिनल सिग्नल व्हिच वाज x ऑफ t इज अ पीरियोडिक सिग्नल. और इस पीरियोडिक सिग्नल का जो टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट होगा, या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई ओवर या 2 पाई इनटू एफ. तो ये डिफरेंट वेज हैं आपको सेम इक्वेशन. हमने टाइम पीरियड डिफाइन करना है, दैट मींस 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट. फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, दैट विल बी ओमेगा नॉट ओवर 2 पाई, एंड दिस इज हाउ यू कैन मैनिपुलेट द इक्वेशंस. सो इससे अब जो हम कंक्लूड करेंगे वो बुलेट ये होगा कि एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा टी और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे ओमेगा टी दोनों ही सिग्नल जो हैं वो पीरियोडिक हैं. बिकॉज अगर मैं उन्हें ही टाइम पीरियड का एक शिफ्ट देता हूँ, बोथ विल गिव मी एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 1. और इनका जो फंडामेंटल पीरियड होगा दैट विल बी टी नॉट, जिससे आप शिफ्ट दे रहे हो, एंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी एफ नॉट हर्ट्ज के अंदर और ओमेगा नॉट आपकी रेडियंस पर सेकंड के अंदर. यहाँ कोई इशू है तो या क्वेश्चन है तो बताओ. चलिए लेट्स मूव ऑन. अब इसी एक्सपोनेंशियल सिग्नल को वी नो कि वी कैन कन्वर्ट इनटू साइनोसाइडल सिग्नल यूजिंग आइलर्स आइडेंटिटी. एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा टी इज इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी. तो जो भी हमने एक्सपोनेंशियल सिग्नल अभी डिफाइन किया था उसको हम अपने साइंस और कोसाइन की टर्म में ब्रेक भी कर सकते हैं. हमारे पास जो सिग्नल था दैट वाज एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा नॉट टी, अगर उसमें कोई इनिशियल फेज भी है +5, उसका जो रियल कंपोनेंट होगा दैट विल गिव यू द कोसाइन फंक्शन. और सिमिलरली अगर मेरे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा नॉट टी प्लस सम इनिशियल फेज फाई, उसका मैं इमेजिनरी कंपोनेंट लेता हूँ, दैट विल गिव साइन कंपोनेंट. तो एक आपका रियल कंपोनेंट था, एक आपका इमेजिनरी कंपोनेंट था, और दोनों को अगर आप कंबाइन करो आपकी आइलर्स जो इक्वेशन है वो कंप्लीट हो जाती है. अब इनमें से किसी एक को अगर हम पिक कर लें, लेट्स सपोज के x ऑफ t इज इक्वल्स टू a टाइम्स cos ओमेगा नॉट t प्लस इनिशियल फेज, आप इसको 0 भी कंसिडर कर सकते हो. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या आपकी ये वाली जो इक्वेशन नंबर 1 है, इज इट अ पीरियोडिक फंक्शन? क्या फाइनल इक्वेशन जो हमने कोसाइन की डिफाइन की है, x ऑफ t इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा नॉट t प्लस फाई, ये पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं? यस सर. कोसाइन और साइन दोनों ही सिग्नल्स वी नो के पीरियोडिक हैं. अब इससे हम जो कंक्लूड करेंगे वो ये करेंगे कि अगर एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा नॉट टी पीरियोडिक है, दैट मीन्स कि उसके साइनोसाइडल के जो दो कंपोनेंट्स हैं वो दोनों भी पीरियोडिक होंगे.
ये बेसिक्स हैं जो आई थिंक आप लोगों को किसी कोर्स में पढ़ी भी होंगी आपने, जस्ट हम उनको रिवाइज कर रहे हैं। अगर मैं ओमेगा नॉट की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ, लेट्स सपोज कि मेरा ओमेगा नॉट जो है वो 0 है, हम स्टार्ट करते हैं 0 से, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0। इस केस में आपका सिग्नल क्या होगा? इफ योर एक्स ऑफ टी, इसको यहाँ करते हैं, इफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा नॉट टी। अब इसके 3 केसेस डिफाइन करते हैं। केस नंबर 1, ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 0। अगर ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 है तो एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी? 1। सो क्या एक्स ऑफ टी इस केस के अंदर पीरियोडिक है? नो सर। ठीक है, बिकॉज पीरियोडिसिटी के लिए हमें किसी एक सेकंड्स के बाद नंबर ऑफ साइकिल्स का रिपीट करना ज़रूरी है, लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी ही नहीं दे रहे, हम एक डीसी सिग्नल दे रहे हैं, तो उसमें फिर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, तो वो सिग्नल फिर पीरियोडिक नहीं होगा। तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन जिसको हम डीसी लाइन बोलते हैं। नंबर 2, अगर मैं ओमेगा नॉट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं तो इससे क्या होने वाला है? अगर मैं ओमेगा नॉट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं, आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज करेगी, और इस फ्रीक्वेंसी से क्या होगा? आपका टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा, और आपकी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो हैं एक सेकंड के अंदर जो पहले पास कर रही थी वो इंक्रीज कर जाएंगी। तीसरा केस हो सकता है कि अगर मैं ओमेगा नॉट की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा हूं, इससे क्या होगा? आपके सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी और आपका टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और आपकी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो हैं वो भी डिक्रीज करेगी, और यहां पे वो इंक्रीज कर रही थी। इफ यू आर इंक्रीजिंग योर फ्रीक्वेंसी, आपकी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस विल इंक्रीज। If you are decreasing the frequency, your number of oscillations will also decrease, but this will increase the time period. And if you are giving omega naught is equals to 0, and this is just a straight line and there is no periodic signal anymore. अब ये बुलेट्स जो मैंने यहाँ डिफाइन किया, हम इसको डिस्कस कर रहे थे। बुलेट नंबर सेकंड इज कि किसी भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल की तरह साइनोसॉइडल सिग्नल भी पीरियोडिक हैं, बिकॉज ये उन्हीं की बेस से ही आए हैं, और इनका फंडामेंटल पीरियड और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, जो कि हमने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में देखी थी। एंड इफ वी डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा नॉट, अगर हम ओमेगा नॉट या फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहे हैं तो आपकी ऑसिलेशंस जो हैं वो स्लो हो जाएंगी। कोई क्वेश्चन है? सर आपकी वॉइस कट रही थी आपकी। अच्छा, आप सही हो गई है? यस सर, अब ठीक होगी। So if we decrease the magnitude of omega naught, अगर हम omega naught की मैग्नीट्यूड को कम कर रहे हैं, देन हमारी ऑसिलेशंस जो हैं वो डिक्रीज हो रही हैं, और हमारा टाइम पीरियड उसी रेशो से इंक्रीज हो जाएगा। और इसी के ऑपोजिट में अगर हम जो है वो अपनी ओमेगा नॉट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, दिस विल इंक्रीज योर ऑसिलेशंस एंड द टाइम पीरियड विल बी डिक्रीज्ड। और ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा? वो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 मीन्स you are just getting a zero DC line. Any question? No sir. Thing is to find the strength of these signals, because हम लास्ट में जो डिस्कस किया था वो ये था कि हमें मेजर कंसर्न ये है कि सिग्नल की एनर्जी या पावर कितनी है। तो हम अगर उन्हीं फार्मूलाज को जो हमने डिफाइन किए थे उनको यूज करते हुए लेट्स फाइंड द एनर्जी ऑफ दीज सिग्नल्स। सो वी नो दैट x of t is equals to exponential of j omega naught into t, और एनर्जी को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, अब इसको हम एक पीरियड के लिए फाइंड कर रहे हैं,
और इसको हम नाम देते हैं ई पीरियड का। और जो टाइम की लिमिट्स होंगी वो लेट्स सपोज कि हमारी 0 से लेकर टाइम पीरियड तक होंगी। और कैसे फाइंड करते हैं एनर्जी? एनर्जी फाइंड करने के लिए हमने एक मेथड पढ़ा था कि जो भी सिग्नल की एनर्जी आपने फाइंड करनी है या पावर आपने फाइंड करनी है, जस्ट उसको स्क्वायर करके इंटीग्रेट कर दो लिमिट्स के अंदर। तो लिमिट क्या है? हमारी एक टाइम पीरियड की लिमिट है, और एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या है? दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा नॉट इंटू टी, और इसकी मैग्नीट्यूड का हमने स्क्वायर लेना है, एंड डॉट डी टी। एक्स ऑफ टी की मैग्नीट्यूड कितनी है? वन। 1। गुड, बिकॉज 1 इज द मैग्नीट्यूड, और जो एक्सपोनेंशियल की पावर में आ रहा है दैट इज एंगल। सो 1 का स्क्वायर इज जस्ट 1, और साथ हमने उसको dt के साथ इंटीग्रेट करना है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करके लिमिट्स की फाइनल पुट करने के बाद आंसर लिखूं, तो आंसर विल बी टी नॉट। ठीक है, इस इंटीग्रेशन में कंफ्यूजन तो नहीं है? सर ये 1 कैसे है बता देंगे थोड़ा सा? 1 कैसे आया? हमने पोलर फॉर्म में एक मेथड पढ़ा था कि अगर मेरा कोई सिग्नल है उसको मैं पोलर फॉर्म के अंदर डिफाइन करता हूं, तो पोलर फॉर्म के अंदर r इज योर मैग्नीट्यूड एंड एक्सपोनेंशियल के साथ j थीटा होता है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल के साथ जो भी वैल्यू होगी वो थीटा की वैल्यू है, उसको हम लिखेंगे कोसाइन के आर्गुमेंट के अंदर। और जो एक्सटर्नल वैल्यू r की है, दिस r विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कोसाइन फंक्शन, और इसी के तरह j साइन फंक्शन। सो बेसिकली एक्सपोनेंशियल के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होगी दैट विल बी योर मैग्नीट्यूड। और इस केस में एक्सपोनेंशियल के साथ कोई फैक्टर नहीं था, तो अगर कोई भी फैक्टर नहीं है दैट मीन्स कि वहाँ फिर 1 होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि इस पूरे सिग्नल की जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ 1, और बाकी जो ओमेगा नॉट टी है ये तो एंगल है, एंगल से हमें कंसर्न ही नहीं है, हमने उस सिग्नल की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है। ठीक है, ये जो दो आपको लाइंस नजर आ रही हैं, दिस आर द मैग्नीट्यूड, सिंपल। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा नॉट टी की मैग्नीट्यूड क्या है? जो भी है उसका स्क्वायर करना है, तो उसकी मैग्नीट्यूड हमें पता लगा कि 1 है, और 1 का स्क्वायर इज आल्सो 1 डॉट डी टी, एंड दिस थिंग इज आल्सो इक्वल्स टू, अगर हम इसको इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स अप्लाई करें तो दिस विल गिव यू द टी नॉट, योर टाइम पीरियड, एंड दिस इज द टाइम पीरियड टी नॉट। और ये जो एनर्जी फाइंड हुई है ये जस्ट एक पीरियड की फाइंड हुई है। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर हुई? यस सर। अब अगर मैं एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा टी का ग्राफ जो है पॉजिटिव है, अगर इसको हम प्लॉट करें, या इसका हम जो है वो लास्ट टाइम हमने कहा था ये पीरियोडिक है विद टाइम पीरियड टी नॉट, टी नॉट की वैल्यू क्या होगी जिसपे ये पीरियोडिक होगा? एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो है, लेट्स सपोज के एक रियल वैल्यू एक्सपोनेंशियल सिग्नल हम लेते हैं, और उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस फॉर्म का होगा। अगर मैं पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल की बात कर रहा हूँ तो वो इंक्रीज कर रहा होगा विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज, समथिंग लाइक दिस। सो किस पॉइंट के ऊपर जो ग्राफ जो है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है? व्हाट इज द टाइम पीरियड? बिकॉज हमें अब टी नॉट की वैल्यू भी चाहिए। तो हम अगर एक्सपोनेंशियल का जस्ट एक बेसिक फंक्शन देखें, द एक्सपोनेंशियल ऑफ सम वेरिएबल ओमेगा, दिस फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक इन नेचर, बिकॉज ये किसी भी पॉइंट के ऊपर रिपीट नहीं करेगा। विद एवरी वैल्यू ऑफ ओमेगा इट विल गिव यू द डिफरेंट वैल्यू, और अब इन्फिनिटी के ऊपर जाके इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स कि जो एनर्जी हमने फाइंड की है एक टाइम पीरियड के अंदर, और टाइम पीरियड हमें कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिली है किसी भी वैल्यू पे, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, कोई भी फाइनाइट नंबर जो है वो टी नॉट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो एक ही नंबर है जो फाइनाइट फिर नहीं होगा,
that means कि energy of this signal will be infinite. You cannot define a particular T naught जिसके ऊपर आप ये वाला काम कर सको. इस पॉइंट की समझ आइए. सर रिपीट कर दें. मैं रिपीट कर दूं. हमने कहा था कि हमने किसी भी सिग्नल की एनर्जी फाइंड करने के लिए एक फार्मूला जो है उसको हमने यूज़ करना है, और उस फार्मूला को हम अप्लाई करने वाले हैं अपने सिग्नल x ऑफ t के ऊपर, जो कि है एक्सपोनेंशियल ऑफ j ओमेगा नॉट t. लास्ट स्लाइड के ऊपर हमने डिस्कस किया कि दिस इज अ पीरियोडिक सिग्नल. ठीक है, तो लेट्स फाइंड द एनर्जी ऑफ वन पीरियड. तो हमने एक पीरियड की एनर्जी फाइंड की और उससे हमें आइडिया हुआ कि जो पीरियड की एनर्जी आई है वो t नॉट आई है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपका एक्सपोनेंशियल ऑफ j ओमेगा नॉट t जो है वो पीरियोडिक है और उसका पीरियड t नॉट है, बट उसकी फिर वैल्यू क्या है, बिकॉज t नॉट इज अ वेरिएबल. तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, एनर्जी ऑफ अ पीरियड इज इक्वल्स टू विच नंबर. और देन हमने थोड़ा सा एनालाइज किया कि एक एक्सपोनेंशियल का इंक्रीजिंग फंक्शन इज नॉट अ पीरियोडिक सिग्नल. तो हम क्या करेंगे, कोई भी सिग्नल जो पीरियोडिक नहीं होता उसका टाइम पीरियड जो है वो इन्फिनिटी होगा. इफ द टाइम पीरियड ऑफ अ फंक्शन इज नॉट अ फाइनाइट नंबर, then the time period will be infinite. तो फिर हम theoretically ये suppose करते हैं कि after infinity it will repeat itself, but after infinity theoretically. So if the time period is infinity and it will repeat after infinity, so the energy of one period will be also infinity. So इस signal की total energy infinite है, because signal is boundless. signal का bound नहीं है. 1 के ऊपर आपको ये एक और वैल्यू देगा, उसके ऊपर अगर मैं 5 अप्लाई करूँ वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, अगर मैं 6 अप्लाई करता हूँ वैल्यू फिर से इंक्रीज कर जाएगी. तो कोई बाउंड नहीं है. एनर्जी ऑलवेज उन सिग्नल्स की फाइंड होती है जो बाउंड के अंदर हो, या तो वो जीरो हो रहे हो या वो किसी एक कांस्टेंट को टारगेट कर रहे हो. अगर सिग्नल विद एवरी न्यू वैल्यू इज इंक्रीजिंग, यू कैन नॉट फाइंड द एनर्जी. एनर्जी विल बी इनफाइनाइट लाइक इन दिस केस. अब नेक्स्ट जो पैरामीटर हमने स्टडी किया था वो था एवरेज पावर. अब एवरेज पावर का और एनर्जी का रिलेशनशिप क्या था कि जो भी एनर्जी आपने फाइंड की थी उसको एक टाइम पीरियड के ऊपर एवरेज कर दो. एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम जो भी आपने फाइंड कर लिया है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, या टोटल जितने भी आपके काउंट हैं. तो वही हम कर रहे हैं. हमने टोटल सम जो फाइंड किया था एनर्जी का वो फाइंड किया था टी नॉट, या इसको भी टी नॉट लिखते हैं, वो था टी नॉट. और हम क्या करेंगे, उसको अब टी नॉट से ही डिवाइड कर देंगे. तो एवरेज पावर इन वन टाइम पीरियड विल बी 1. जस्ट हमने दोनों इक्वेशंस को चेक कर लिया है. एक इक्वेशन में हमें टाइम पीरियड की वैल्यू मिली है और टाइम पीरियड वी नो कि वो इन्फिनिटी है. दूसरे के अंदर हम कहते हैं ठीक है हम टोटल फाइंड नहीं करते, हम एवरेज फाइंड कर लेते हैं कि एवरेज कितनी होनी चाहिए एक टाइम पीरियड के अंदर. तो एवरेज मीन्स कि यू आर टेकिंग द टोटल सम डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, टोटल इंसिडेंट्स. तो टोटल सम को हमने लिया एनर्जी, वो टी नॉट था, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लिया हमने, वो टी नॉट था. द आंसर विल बी टी नॉट ओवर टी नॉट. अब टी नॉट बेशक इन्फिनिटी है लेकिन बिफोर पुटिंग द लिमिट इट विल कैंसिल आउट एंड विल गिव यू 1. अब ये इस तरह से है, लिमिट टी नॉट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. सिमिलरली लिमिट टी नॉट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. अब इससे आपने जो चीज़ कंक्लूड करनी है वो ये करनी है कि अगर किसी सिग्नल की एनर्जी जो है वो इनफाइनाइट है, उस सिग्नल की पावर जो होगी वो फाइनाइट होगी. एक पॉइंट आपका अब ये फिक्स हो जाना चाहिए. अगर कोई भी सिग्नल आपको इन्फिनिट एनर्जी दे रहा है, इसका मतलब है उसकी फिर पावर आपने फाइंड करनी है, वो सिग्नल पावर सिग्नल होगा, उसकी एनर्जी फाइंड नहीं हो सकती. सेकंड थिंग, अगर किसी सिग्नल की पावर जो है वो ज़ीरो है, दैट मीन्स कि उस सिग्नल की एनर्जी जो है
वो फाइनाइट होगी। तो ये 2 पॉइंट्स अब आपने अपने माइंड के अंदर रखने हैं। अगर आपने किसी सिग्नल के ऊपर एनर्जी का फार्मूला अप्लाई किया और आपको फाइनल रिजल्ट इन्फिनिटी मिल गया, दैट मीन्स कि आपको इसकी अब पावर फाइंड करनी है। एनर्जी इज नॉट द क्वांटिटी फॉर दिस सिग्नल। और अगर आपको एक सिग्नल की पावर फाइंड करने के बाद आइडिया होगा कि एक ज़ीरो है, तो फिर आपने उसकी एनर्जी तक ही रहना है, उसकी पावर फाइंड नहीं करनी। ठीक हो गया। और ये भी हो सकता है कि दोनों सिग्नल्स अपने एक ऐसा सिग्नल भी डिफाइन कर ले जिसकी ना तो एनर्जी फाइंड हो रही है ना पावर डिफाइन हो रही है, तो ये भी केस हो सकता है। अब इसको हम देखते हैं स्लाइड्स के ऊपर। हमने उसकी एनर्जी फाइंड की है विद इन अ पीरियड, और वो एनर्जी जो है वो इक्वल आई है उसके एक टाइम पीरियड के। और उसी टाइम पीरियड में अगर हम पुट करें, देखेंगे, इसका एनालिसिस करें कि वो टाइम पीरियड क्या है, द टाइम पीरियड विल बी इन्फिनिटी, द टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिग्नल विल बी इनफाइनाइट। तो दैट मीन्स कि वी हैव टू फाइंड द पावर। सो पावर फाइंड करने के लिए हमने उसका फार्मूला अप्लाई किया, योर सिग्नल डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड, और जो भी आपने एनर्जी की वैल्यू फाइंड की थी वो टी नॉट थी। टी नॉट डिवाइडेड बाय टी नॉट विल गिव यू 1। कोई कंफ्यूजन? ओके, लेट्स मूव ऑन। लास्ट टाइम हमने एक इक्वेशन देखी थी और हमने कहा था कि ये इक्वेशन कंपल्सरी है किसी भी सिग्नल को पीरियोडिक कहने के लिए। और वो इक्वेशन क्या थी? वो ये थी, एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा टी नॉट शुड बी इक्वल्स टू 1। याद है ना ये वाली? लास्ट टाइम हमने कहा था कि एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा नॉट टी इज पीरियोडिक इफ एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा टी नॉट इज इक्वल्स टू 1। यस सर। यस सर। यस सर। अब इसको हमने 1 कब क्यों कहा था? 1 इसलिए कहा था बिकॉज एक्सपोनेंशियल की जो पावर आ रही थी वो कुछ इस फॉर्म की बन रही थी, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाय टी नॉट मल्टीप्लाई बाय टी नॉट, और ये चीज़ें कैंसिल हो रही थी और हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा था वो ये था, एक्सपोनेंशियल ऑफ जे 2 पाई। और 2 पाई का मतलब है, हमें पता है कि कॉस हर 2 पाई के ऊपर 1 की वैल्यू देगा और साइन हर 2 पाई के ऊपर 0 की वैल्यू देगा। तो इसका टोटल आंसर जो होगा वो ऑलवेज 1 होगा। अब इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। हमने कहा कि हमारा ओमेगा नॉट टी जो है एक्सपोनेंशियल की जो पावर के अंदर आ रहा है, दिस शुड बी इक्वल्स टू 2 पाई। अगर ये 2 पाई के ऊपर कोसाइन की वैल्यू, अब एक एंगल्स बनाते हैं, यहाँ पे है आपका 0 डिग्री, उसके बाद यहाँ आता है आपका 90 डिग्री, दिस इज सॉरी 180, एंड दिस इज योर 270, और अगेन यहाँ पे आपका 360। 360 का मतलब है 2 पाई रेडियंस, 90 का मतलब है पाई बाई 2 रेडियंस, और इसका मतलब है पाई रेडियंस। अब हम कंसर्न है 0 वाले पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर वी नो कि साइन जो है वो ऑलवेज आपको 0 देगा और कोसाइन जो है वो ऑलवेज आपको 1 देगा। बेसिक आपके साइन और कोसाइन की जो फंक्शनैलिटी है। तो इसका मतलब है साइन 0 के ऊपर ऑलवेज 0 होगा, साइन 2 पाई के ऊपर भी 0 होगा, और अगर मैं एक और राउंड लगा लूँ साइन 4 पाई के ऊपर भी 0 होगा। अगर हम एक और राउंड करें तो साइन इस तरह से 0 रहेगा हर वैल्यू के ऊपर। अगर मैं इसको 0, 2 पाई, 4 पाई और इस तरह इसको कंटिन्यू कर दूँ। सिमिलरली साइन जो है वो 0 है और कोसाइन जो है वो इन सब के ऊपर 1 होगा।
अगर मैं 0 कॉस पुट करता हूँ इट विल गिव यू 1, अगर मैं 2 पाई करता हूँ इट विल गिव यू 1, अगर मैं 4 पाई करता हूँ इट विल गिव यू 1। इस पॉइंट की समझ आइए कि हम जितने भी राउंड लगा के वापस इस पॉइंट पे आ जाएं, कॉस की वैल्यू ऑलवेज 1 होगी और साइन की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर हूँ और मैंने कोई अभी तक राउंड नहीं किया, कॉस इज 1 साइन इज 0। अगर मैं एक राउंड करके वापस आता हूँ इसी पॉइंट के ऊपर, कॉस इज स्टिल 1 साइन इज 0। एक अगर आप और राउंड कर लें, आप 4 पाई कर लें या आप 6 पाई कर लें या आप एक और राउंड के बाद इसको 8 पाई कर लें, द वैल्यूज विल बी सेम। इसी चीज़ को अब हम थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं कि हमने कहा था कि ओमेगा नॉट टी जो है वो इस वैल्यू के ऊपर आपको 1 दे देगा, लेकिन हो सकता है कि हम उसकी जगह पे अब एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें। दैट मीन्स कि ओमेगा नॉट टी शुड बी इक्वल्स टू k टाइम्स 2 पाई, वेयर k वैल्यूज शुड बी इक्वल्स टू समथिंग लाइक दिस, जो हम डिस्कस कर रहे थे। अब ओमेगा नॉट टी अगर बिल्कुल स्टार्ट से है तो वो 2 पाई है, अगर हम एक राउंड के बाद आते हैं तो वो 4 पाई हो जाएगा, लेकिन स्टिल आपकी वैल्यू सेम ही है। तो टोटल आंसर आपकी ओमेगा नॉट टी का वो 2 पाई का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, वेयर k इज इक्वल्स टू 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन। तो अगर ओमेगा नॉट टी की वैल्यू जो है उसमें k मल्टीपल हो सकता है, तो सिमिलरली आपके ओवरऑल जो सिग्नल है उसकी वैल्यू के साथ भी फिर k मल्टीपल हो सकता है, लाइक दिस। स्टार्टिंग सिग्नल था हमारा एक्सपोनेंशियल ऑफ j ओमेगा नॉट टी, और अब जो सिग्नल है अगर यहाँ पे k की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कोई इफेक्ट नहीं डाल रही, दैट मीन्स कि ओवरऑल सिग्नल के अंदर भी इफेक्ट नहीं डालेगी। एक्सपोनेंशियल ऑफ j k ओमेगा नॉट इंटू टी। अब k की वैल्यू आप 0 से लेकर ऑनवर्ड जितनी भी ला लो, अगर 0 है इसका मतलब सिग्नल DC होगा, अगर 1 है इसका मतलब j ओमेगा नॉट टी आ जाएगा, देन 2 ओमेगा नॉट, देन 3 ओमेगा नॉट एंड देन सो ऑन। अब इस लास्ट इक्वेशन को, ये जो हम फाई ऑफ k की फॉर्म में लिख रहे हैं, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो पीरियोडिक, और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? अगर इस सिग्नल की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट थी या एफ नॉट थी, तो इस सिग्नल की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी k टाइम्स ओमेगा नॉट, दिस वन। फॉर k इज इक्वल्स टू 0 सिग्नल इज कांस्टेंट अ DC लाइन, और बाकी हर k की वैल्यू के लिए द सिग्नल इज पीरियोडिक विद अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ k टाइम्स ओमेगा नॉट। ठीक है, इस पॉइंट की समझ आइए? अगर क्वेश्चन है तो डिस्कस करो मेरे साथ। अब ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको मिडिल में कोई प्रॉब्लम है कि ये पॉइंट जो है वो कैसे हम कवर अप कर रहे हैं, तो आप मुझे वहीं स्टॉप कर दो, बिकॉज ये सारे जो हैं वो नेक्स्ट में बेस बनाएंगे। हम कह रहे हैं कि अगर मैं ओमेगा नॉट को k से मल्टीप्लाई कर दूं तो उससे क्या होगा, मेरा सिग्नल इटसेल्फ फिर से पीरियोडिक है, बट उसकी जो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल है वो k टाइम्स इंक्रीज हो गई है। पहले वो जस्ट ओमेगा नॉट थी, अब वो k ओमेगा नॉट है। तो उसी फैशन में अगर हम कह रहे हैं कि सिग्नल जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑफ j ओमेगा नॉट t है विद एनी वैल्यू ऑफ k 0 से लेकर ऑनवर्ड जितनी भी हम उसको दे रहे हैं, इफ दिस सिग्नल इज पीरियोडिक, तो इसका फिर एक टाइम पीरियड भी होगा। और टाइम पीरियड के लिए हमने जो लास्ट में फॉर्मूला देखा था वो ये था कि k ओमेगा नॉट जो था उसको हम लिख सकते हैं k टाइम्स 2 पाई ओवर टाइम पीरियड, या 2 पाई इंटू एफ। और अगर मैं टाइम पीरियड की वैल्यू इसमें से फाइंड आउट कर लूँ तो टाइम पीरियड विल बी कैन बी रिटन एज लाइक दिस, t ओवर k इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर k ओमेगा नॉट। अब इसको अगर हम प्रीवियस इक्वेशन से कंपेयर करें तो आपके प्रीवियस इक्वेशन में अगर हम k को सिंपल इंक्लूड नहीं करते तो प्रीवियस इक्वेशन ये थी 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट। अब इन दोनों इक्वेशन में जस्ट एक k का मल्टीपल आ रहा है, और वो क्या बता रहा है, अगर आप ओमेगा नॉट की वैल्यू को किसी एक कांस्टेंट k के साथ मल्टीप्लाई करते हो, जो कि यहाँ आपको शो हो रहा है, इसका मतलब है उतनी फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज कर गई है
किस फैक्टर से? के फैक्टर से। लेकिन दूसरे एंड के ऊपर आपका टाइम पीरियड जो है वो उसी रेशियो से डिक्रीज करेगा। लाइक अगर मैं ओमेगा नॉट को 2 ओमेगा नॉट करता हूँ, टाइम पीरियड विल बी हाफ। अगर मैं इसको 4 टाइम्स करता हूँ, ये 0.25 हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन की समझ आ रही है? इफ यू आर मल्टीप्लाइंग ओमेगा नॉट विद एनी के, टाइम पीरियड उस के से फिर डिवाइड होगा। मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो के से, टाइम पीरियड उसी के से डिक्रीज करेगा। हम इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग ओमेगा नॉट विद के, द टाइम पीरियड विल बी डिवाइडेड बाय के। तो बाकी सारी इक्वेशन वही है। अब ये सिग्नल इज ऑल्सो अ पीरियोडिक सिग्नल विद फंडामेंटल पीरियड टी नॉट। लेकिन इस सिग्नल के अंदर अब जो है आपके नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज कर गए हैं। अब इसका अगर मैंने एक इस लास्ट बुलेट को पढ़ो, और अगर आपको जो है वो लास्ट बुलेट की समझ नहीं आई तो मुझे पूछो। सर आगे समझ। ठीक है, द kth हार्मोनिक इज ऑल्सो पीरियोडिक, उसका भी पीरियड टी नॉट ही होगा, और उसमें फिर जो है वो के टाइम्स आप ज्यादा साइकिल ले रहे हो। नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज करी जा रहे हैं और टाइम पीरियड उसी रेशियो से डिक्रीज करी जा रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये आपकी जो है वो सॉल्व एग्जाम्पल है 1.5। इसको मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। इसको आपने जो है वो खुद प्रैक्टिस करना है। 1 या 2 लाइंस की ये एग्जाम्पल है, जिसको आप खुद प्रैक्टिस करो, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट में फिर इसको हम दोबारा से कवर अप कर लेंगे। एग्जाम्पल 1.5 इज योर होमवर्क, ये उसका आंसर आएगा। थर्ड कैटेगरी ये है कि हमने पहले हमने कहा था कि हम सर यस सर इसमें सिर्फ हमने फंक्शन निकाल कर बताना है उसको कि किस फंक्शन पे रिपीट करें, या पीरियोडिक फंक्शन को डिफाइन करना है? नहीं, इसमें आपने जो x ऑफ t दिया हुआ है, x ऑफ t इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ j2t प्लस j3t, इस फंक्शन की आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है आपको इसका पीरियड जो है वो सेपरेट करना पड़ेगा, इसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप एग्जांपल देखोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये क्या डिमांड कर रहा है। और दूसरी बात, आप लोगों को मैटलैब की प्रैक्टिस है? सर किस लिहाज से? सर हमने सर्किट्स बनाए हैं सिर्फ उस पे। सर्किट्स नहीं, उस पर कोडिंग। नो सर, बिल्कुल भी नहीं की। प्रैक्टिस आपको अब साथ साथ करनी है, बिकॉज हमारे इस कोर्स के अंदर आपको जो है वो शायद मैटलैब की भी रिक्वायरमेंट हो। मैं आपको एक कोड शो करवाता हूँ। ये जो हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, इसको हम मैटलैब के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ योर मैटलैब, और इसके अंदर हमने जो क्या किया है, अब दोबारा से उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ये है कि आपने इस x ऑफ t की एक्सपोनेंशियल ऑफ 2t एक्सपोनेंशियल ऑफ 3t की मैग्नीट्यूड को प्लॉट करना है। तो पहले आपको मैग्नीट्यूड की इक्वेशन को फाइंड करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली वो कैसे फाइंड करते हैं वो आप उधर देख लेना अपने एग्जांपल के ऊपर, और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको नेक्स्ट में डिस्कस भी कर लेंगे। अब इस फंक्शन को मैटलैब पे लिखते कैसे हैं? पहले हमने टाइम डिफाइन कर लिया कि टाइम होगा हमारा 0 से लेकर 20 तक, ये उसको डिफाइन करने का वे है। उसके बाद हमने सिग्नल डिफाइन करना है, जो x सिग्नल इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ, अब j को यहाँ पे लिखते हैं 1 आयोटा के फॉर्म पे, 2t प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 3t। तो ऐसे आपने अपना फंक्शन डिफाइन कर दिया, x इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2t प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ 3t आयोटा एंड आयोटा। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन इज x1, एक और वेरिएबल मैंने डिफाइन किया, और उसके अंदर मैं कह रहा हूँ ABS का मीन मतलब है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ x। जो भी हमने ऊपर x डिफाइन किया था उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो x के अंदर आ जाएगी। और अगर हमने एंगल डिफाइन करना है, बिकॉज हमें पता है कि अगर सिग्नल जो है वो कॉम्प्लेक्स है, 2 पार्ट्स होंगे, एक उसकी मैग्नीट्यूड होगी, एक उसका एंगल होगा। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए यू विल यूज ABS कमांड, और एंगल फाइंड करने के लिए यू विल यूज एंगल कमांड।
सो दो वेरिएबल्स हैं, x1 इज इक्वल टू ABS एंड x2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ x। और देन इसको प्लॉट करने के लिए हम प्लॉट की कमांड यूज करेंगे, प्लॉट कॉमा योर x एक्सिस कॉमा योर y एक्सिस। x एक्सिस आपका टाइम एक्सिस है और y एक्सिस पे जो सिग्नल होगा वो आपका x है। तो इसको अगर हम रन करने के बाद प्लॉट करें तो इस तरह का ग्राफ आपके पास जो होगा, सॉरी हमने x1 प्लॉट करना है विच इज मैग्नीट्यूड, ये ग्राफ है आपका। ठीक है, तो इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन जो कि आफ्टर सम स्टेप्स अपने आप को रिपीट कर रहा है, और इस पीरियोडिक फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है और उसके बाद 0, देन फिर से 2 एंड फिर से 0, इस तरह से कंटिन्यू कर रहा है। तो मैटलैब इसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकता है। और अगर हम इधर आए और अपना फाइनल आंसर देखें तो फाइनल आंसर विल बी सेम, x ऑफ t की मैग्नीट्यूड जो है वो कुछ इस तरह का ग्राफ देगी, जो कि मैटलैब आपको ऑलरेडी दे चुका है। अब ये कैसे आपने फाइंड करना है, इसको आपको जो है वो एग्जांपल से देखना पड़ेगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम नेक्स्ट में इसको डिस्कस भी कर लेंगे। दूसरा होमवर्क आप लोगों का ये है कि आपने अपने लैपटॉप्स या सिस्टम्स के ऊपर मैटलैब को इंस्टॉल करो, क्योंकि मैंने कुछ असाइनमेंट्स देनी है आपको, जो मैंने लास्ट टाइम भी देनी थी लेकिन मैं माइंड से मेरे स्किप हो गया। आपने मैटलैब इंस्टॉल करना है और उसके ऊपर आपने कोडिंग की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज हमने कुछ चीज़ें जो है वो मैटलैब से अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो सिस्टम चल रहे हैं इनके बैकग्राउंड के ऊपर इक्वेशंस क्या है और बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो इनका थ्योरी क्या होगी, वो सारा मैटलैब हमें डिफाइन करके दे देगा। और इक्वेशंस का ग्राफ बनाने जो है वो मैटलैब आपको इजीली बना देगा। तो ये चीज़ हो गई। अब थर्ड कैटेगरी ये है कि हम अब एज्यूम करते हैं कि हमारा टोटल सिग्नल जो है वो एक्सपोनेंशियल जो सिग्नल हमने डिफाइन किया था c एक्सपोनेंशियल ऑफ AT, वो अब कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है उसके अंदर रियल पार्ट भी होगा और उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट भी होगा। अब इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, अगर c एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी एक मैग्नीट्यूड होगी, उसका एक एंगल होगा, और अगर आपका a एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका एक रियल पार्ट होगा और उसका एक इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, दोनों ही वे से आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड भी होती है, उसका एंगल भी होता है। सिमिलरली अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अंदर रियल पार्ट भी होगा, उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को हम अपनी फाइनल इक्वेशन के अंदर अगर पुट करें, दिस इज द इक्वेशन विच इज c एक्सपोनेंशियल ऑफ AT, दिस कैन बी रिटन एज c मैग्नीट्यूड और उसका एंगल, ये है आपका c फार्मूला। उसके बाद आपका ये रहा a पुट करने के बाद एक्सपोनेंशियल ऑफ AT का फार्मूला, मैग्नीट्यूड एंगल एक्सपोनेंशियल ऑफ रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इनटू t। अब इस स्टेप के अंदर इसने थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट किया हुआ है, c एज इट इज है और यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल ऑफ RT है इसको वो यहाँ बाय मैग्नीट्यूड के साथ कंबाइन कर रहा है, और ये जो एक्सपोनेंशियल ऑफ j थीटा है इसको वो ब्रैकेट के अंदर लेके जा रहा है। तो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की हो जाएगी। इस स्टेप की समझ आई है कि इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 पे हम कैसे ट्रांसफर हुए हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक है। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को जो है उसमें एम्बिग्यूटी ना हो। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो उस पर दो पार्ट्स होंगे, रियल या इमेजिनरी या उसका मैग्नीट्यूड एंगल, और इक्वेशंस में हमने मैग्नीट्यूड को सेपरेट कर दिया है और एंगल्स को सेपरेट कर दिया है। तो एक्सपोनेंशियल की जितनी भी टर्म्स थी इमेजिनरी टर्म्स वो हमने सेपरेट करके लिख दी हैं, वो हमारा एंगल हो जाएगा, और देन दूसरी जो टर्म्स हैं वो हमारे लिए मैग्नीट्यूड हो जाएंगे। तो ये है जी आपकी फाइनल इक्वेशन विच इज c एक्सपोनेंशियल ऑफ RT एक्सपोनेंशियल ऑफ j टाइम्स जो भी एंगल डिफाइन हुआ है। अब इसको हम ऑब्वियसली ब्रेक कर सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। तो एक मैग्नीट्यूड एज इट इज, कोसाइन टर्म विद सेम एंगल, देन योर मैग्नीट्यूड, देन साइन टर्म सेम एंगल। अब इसको हम प्लॉट करें, लेट्स सपोज कि हमने कोसाइन वाली टर्म को लिया है और प्लॉट करते हैं, तो अगर हम r की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो आपका एक्सपोनेंशियल जो है वो इंक्रीजिंग होगा, और साथ कोसाइन भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है साथ ऑसिलेशंस भी होंगी। कोसाइन टर्म की वजह से ऑसिलेशंस हो रही हैं और उन ऑसिलेशंस से आपका ग्राफ जो है वो मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। और अगर मैं r की वैल्यू को लेस देन 0 लेता हूँ, दैट मीन्स डिकेइंग एक्सपोनेंशियल,
तो ऑसिलेशन होंगी, लेकिन उनके जो मैग्नीट्यूड्स होंगे वो इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाएंगे। बताओ कोई क्वेश्चन है तो। नो सर। जी नो क्वेश्चन। तो यहाँ इसको फिर हम जो है वो वाइंड अप करते हैं और डिस्क्रीट टाइम को हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। और देन हमने फिर कुछ चीज़ों में डिफरेंसेस फाइंड करने हैं कि डिस्क्रीट टाइम और कॉन्टिन्यूस टाइम की पीरियोडिसिटी में डिफरेंस क्या है और देन इनमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं। इस ग्राफ तक आपने जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से पहले स्टडी करना है और बुक से जो है जो मैंने एग्जांपल आपको दिया है वो आपने सॉल्व करनी है। मैटलैब आपने अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करना है और अगर इन तीनों टास्क के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फिर आपने नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट से पहले मुझे इन्फॉर्म करना है। ओके सर। सर रिकॉर्डिंग काइंडली इसकी अपलोड कर। रिकॉर्डिंग इसकी ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है, उसका जो है वो आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो। वो मैंने जो है उसको स्टडी किया है। तो हर लेक्चर जो है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग जो है वो MS टीम्स के उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। जस्ट आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लो। तो हमने जो है वो स्लाइड शेयर कर दें। स्लाइड्स जो है वो मैं वीकेंड पे शेयर करूंगा और ये प्रैक्टिस रहेगी आपकी। स्लाइड्स मैं एक्चुअली टाइम टू टाइम अपडेट करता हूँ क्योंकि मुझे जब आइडिया होता है कि इसमें कुछ ऐड करना है या कुछ रिमूव करना है तो फिर ड्यूरिंग जब मैं स्टडी कर रहा होता हूँ तो फिर वो करता हूँ। तो वीक के एंड पे स्लाइड्स आपकी अपडेट हो जाया करेंगी और उससे पहले पहले आपका जो है वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आप रिकॉर्डिंग से जो है वो उसको स्टडी कर सकते हो। सर मीनवाइल बुक इज ऑल्सो अवेलेबल। लास्ट वीक अपलोड कर दिया आपने? लास्ट वीक की स्लाइड्स अपलोडेड हैं। आई गेस वो आपकी फाइल मेन्यू Yes, के sir. अंदर अवेलेबल होती हैं। Yes, sir, uploaded फाइल्स है, के sir. अंदर क्लास फाइल्स के अंदर यस क्लास मटेरियल के अंदर फाइल्स के अंदर क्लास मटेरियल के अंदर वीक नंबर 1 की स्लाइड्स ऑलरेडी लोडेड हैं और वो मैंने 4 दिन पहले अपलोड की हुई हैं। ठीक है, इसको फिर वाइंड अप करते हैं। लेट्स एंड दिस रिकॉर्डिंग।